जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका दून इंडियन डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं 15 क्वेश्चन इन 15 मिनट में ऑप्टिक्स, जो कि एनडीए की तरफ से वेरी हॉट टॉपिक। इससे लगभग हर साल 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी 6 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ साथ में सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जो बच्चे सीडीएस का पेपर देने वाले हैं 16 अप्रैल को, जो एनडीए का पेपर देने वाले हैं, उन सभी के लिए काफ़ी बेहतरीन वीडियो। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ये रहा पहला क्वेश्चन आज का। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको शायद आंसर मिल भी जाएगा, लेकिन जो बच्चे जल्दीबाजी में पढ़ के निकल जाएंगे आंसर गलत कर सकते हैं। लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन प्लेन मिरर। कहा जा रहा है जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मली ऑन प्लेन मिरर आ रही है। सपोज करो ये आपका प्लेन मिरर है, नॉर्मली का मतलब है इसके परपेंडिकुलर, ऐसे इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है। अब देखो यही इसका क्या बन जाएगा, नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे थी नॉर्मल के साथ 0 डिग्री बना रही है, तो रिफ्लेक्ट रे भी नॉर्मल के साथ कितना बनाएगी सर, 0 डिग्री बनाएगी। यानी कि इसी लाइन में इंसिडेंट रे आएगी और इसी लाइन में रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। तो इस केस में अगर आपसे पूछेगा एंगल ऑफ डेविएशन, वो हो जाएगा 180 डिग्री। लेकिन अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल पूछा जाएगा तो हो जाएगा वो 0 डिग्री, क्योंकि एक ही लाइन पे दोनों रे आ रही हैं और जा रही हैं। इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, अ थिक मिरर। अच्छा क्वेश्चन है, देखो। अ थिक मिरर प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। कोई थिक मिरर है तो बताइए कौन सी इमेज ब्राइटेस्ट होगी। थिक मिरर का मतलब है, सपोज करो आपने लिया एक कोई मिरर है, अगर कुछ नहीं बोला तो आप प्लेन मिरर अज्यूम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इसकी पॉलिश की जाएगी, सिल्वर की पॉलिश कर रखी है, सपोज इतनी इसकी क्या है, ये थिकनेस है। सपोज आपसे कहा जा रहा है ये जो इमेजेस बनाएगी कौन सी इमेज ब्राइटेस्ट होगी। सपोज करो यहाँ से कोई सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट आई है ऐसे, तो एक रे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे आपकी पहली इमेज बनेगी। लेकिन अगर जब लाइट यहाँ पे आएगी, क्योंकि इसका थिकनेस है, तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, तो इसका थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन होगा तो सपोज ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ गई, लेकिन यहाँ पे पॉलिश्ड है तो यहाँ से लाइट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ पे बनेगी इमेज नंबर 2, ऐसे इमेज नंबर 2, 3 एंड सो ऑन बनेगी। यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे कंप्लीट जो लाइट की एनर्जी वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई, कंप्लीट लाइट की एनर्जी सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई है। तो जितनी ज्यादा आपकी क्या होगी, लाइट की इंटेंसिटी होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, वो ब्राइटेस्ट होगी। तो इस लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि ये कंप्लीट रिफ्लेक्टेंस शो कर रही है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे जो सेकंड नंबर की इमेज है वो आपकी ब्राइटेस्ट बनेगी, ना कि पहले नंबर की। तो इसलिए ध्यान रखेंगे जो सेकंड नंबर की इमेज है वो बनेगी ब्राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A man runs towards the plane mirror at a speed of 2 meter per second. The relative speed of his image with respect to him. तो सपोज करो ये आपका प्लेन मिरर है, ये आपका प्लेन मिरर है। इस तरीके से कोई मैन टूवर्ड्स द मिरर इस तरीके से 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो हम जानते हैं प्लेन मिरर के केस में जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा होता है उतनी दूरी पे क्या बनती है, इमेज बनती है। अगर देखो ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो इमेज भी टुवर्ड्स द कितनी आएगी, 2 मीटर पर सेकंड से। यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे इस केस में इसके रिस्पेक्ट में इस इमेज की स्पीड बतानी है, तो देखो इसे जो लगेगा वो लगेगा, देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं टुवर्ड्स टू ईच अदर, तो आपकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हो जाएगी 2 + 2 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वो बोलता है रिलेटिव स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो वो क्या रहता, 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मिरर आपका क्या है, रेस्ट पे है। लेकिन अगर इसके रिस्पेक्ट में पूछा तो ये भी मोशन कर रहा है और ये भी क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। इसलिए दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएंगे, एड ऑन हो जाएंगे। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो होगा 4 मीटर पर सेकेंड। अगर मिरर पूछता तो 2 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो जाता। अब लिखा दी फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज। आपसे बोला कोई कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर आपने देखा कुछ इस प्रकार से होता है। ये देखो फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर पूछा है, बताओ किस कलर के लिए मैक्सिमम या मिनिमम होगी। तो हम जानते हैं फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, कोई सा भी मिरर हो वहां पे वेवलेंथ सबकी क्या रहती है, सेम, स्पीड सबकी क्या रहेगी, सेम। इसलिए यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो मिरर के केस में डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि सर हर वेव की जो फ्रीक्वेंसी है या हर वेव की जो वेवलेंथ है जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है वो क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी। इट मींस सपोज करो आपसे पूछा जाएगा कि यदि कोई मिरर से कोई लाइट की जो स्पीड है वो 2 × 10⁻⁸ सपोज 8 मीटर पर सेकेंड है, किसी मीडियम में ही है, और वहां पे रिफ्लेक्शन होता है, तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे की स्पीड कितनी होगी। तो जितनी इंसिडेंट की उतनी क्या रहेगी, रिफ्लेक्टेड की रहेगी। रिफ्लेक्शन के केस में वेवलेंथ,
फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, तीनों पैरामीटर क्या रहेंगे आपके, कांस्टेंट रहेंगे, ध्यान रखेंगे, रिमेन सेम आफ्टर द रिफ्लेक्शन। इसलिए मिरर के केस में सभी कलर के लिए क्या होगी, सेम होगी। तो सेम फॉर ऑल कलर, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर। तो आप बना लीजिए कनकेव मिरर इस तरीके से, ये आपका क्या है, कनकेव मिरर है। अब आपसे बोला गया कोई ऑब्जेक्ट यहां से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है जो पोल से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, और आपसे बोला गया है कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। सपोज करो ये आपका फोकस है, यहां से लेके यहां तक क्या है, 10 सेंटीमीटर। अब आप याद करिए ये कनकेव मिरर का कौन सा वाला केस हुआ, जब सर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता। तो आप देखेंगे यहां से जो एक रे गई जी पैरेलल, जो फोकस से निकलेगी, एक रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, जो ऐसे डाइवर्ज होकर आ जाएगी। तो इन दोनों का जो नेचर है एक्चुअली वो क्या है, डाइवर्जिंग है, तो रियल में कभी मीट नहीं करेंगे। तो अगर आप ऐसा अज्यूम करें कि कहीं पीछे से आ रही है कॉमन पॉइंट से, तो यहाँ पे इसकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। और ये इमेज कैसे बनी सर, अपेरेंटली मीट हुई है तो वर्चुअल बनेगी और थोड़ा सा बड़ी बनेगी, यानी कि मैग्नीफाइड बनेगी। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड बनेगी। ध्यान रखेंगे कनकेव मिरर आपका वर्चुअल इमेज भी बना सकता है, रियल इमेज भी बना सकता है, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। ठीक है, वर्चुअल इमेज केवल एक ही केस में बनाएगा, जब ऑब्जेक्ट कहां लाई करेगा, फोकस और पोल के बीच में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, अ कन्वर्जिंग लेंस। देखो कन्वर्जिंग लेंस का मतलब हुआ कॉन्वेक्स लेंस is used to form an image on a screen when the upper half of the lens is covered by an opaque। देखो ये कोई कन्वर्जिंग लेंस था बेटा, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस था। पहले इसकी सपोज इमेज यहां बन रही थी, अब हमने इतना इतना पोर्शन क्या कर दिया, बंद कर दिया। देखो इतना इतना पोर्शन हमने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब बताइए जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी। पहली बात, इमेज तो उतनी ही बनेगी, लेकिन जो लाइट की इंटेंसिटी है वो क्या हो गई, कम हो गई। वो क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि पहले इतने पूरे पोर्शन से लाइट जा रही थी, अब केवल इतने ही पोर्शन से लाइट जाएगी। तो जितने कम पोर्शन से लाइट जाएगी उतनी कम क्या होती जाती है, इंटेंसिटी होती जाती है। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, लेकिन फुल साइज इमेज बनेगी। ध्यान रखें जितनी पहले बन रही थी साइज उतने साइज की बनेगी, लेकिन इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल डिक्रीज, अगर आप एक पोर्शन को ओपेक कर देते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है द फोकल लेंथ, ये अच्छा क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या था, कनकेव मिरर के केस में था। अब पूछा कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है किस कलर के लिए ज्यादा होगी, किस कलर के लिए कम होगी। अब जरा थोड़ी बात यहाँ पे देख लीजिए, हमने पढ़ा था विबग्योर। विबग्योर आप सभी लोग जानते हैं, है ना, व्हाइट लाइट का जो कलर होता है 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता। तो जब हम वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज करती है, और रेड से जब वायलेट की तरफ आते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करता है। ध्यान रखेंगे आप, फिर से सुने, वायलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी, और रेड से वायलेट की तरफ आएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। एक और बात, हम लेंस मेकर फॉर्मूला के हिसाब से जानते हैं, जो आपका फॉर्मूला होता है n-1 अपॉन में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, यानी कि सर जो फोकल लेंथ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगी। अब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, कम। यानी कि वायलेट कलर की जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी, कम, क्योंकि वायलेट कलर का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। ध्यान रखेंगे। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, शॉर्टर फॉर ब्लू लाइट देन फॉर रेड, यानी कि रेड की क्या होगी ज्यादा और ब्लू लाइट की क्या होगी, कम। सर दूसरी बात, कॉन्वेक्स लेंस के केस में कैसे डिपेंड कर रहा है, कॉनकेव मिरर के केस में तो डिपेंड नहीं कर रहा था, क्योंकि बेटा कॉन्वेक्स लेंस का मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन होने से क्या होगा, स्पीड और वेवलेंथ क्या होती है, चेंज होती है, इसलिए फोकल लेंथ पे भी डिपेंड करेगा। वहां पे वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज नहीं हो रही थी, इसलिए यहाँ पे चेंज होगी, तो ब्लू की क्या होगी ज्यादा, रेड की क्या होगी कम। द सब्सटेंस बिहेविंग एज अ कॉन्वेक्स लेंस, एयर, बोला एक सब्सटेंस है ना, वो एयर में किसकी तरह बिहेव करता है, कॉन्वेक्स की तरह, और जैसे ही ये किस में चला जाएगा, वाटर के अंदर चला जाएगा तो बिहेव करेगा कॉन्वेक्स लेंस की तरह, कॉनकेव लेंस की तरह, इनकी नेचर क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो बच्चा आप ध्यान रख लीजिए, यदि कोई सा भी सब्सटेंस जिस मीडियम में है, अगर वो उसी मीडियम में बिहेव कर रहा है, इस केस में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, एयर से क्या होगा, ज्यादा होगा, जब ये एयर में था, क्योंकि ये उसी की तरह बिहेव करता है जैसे इसका नेचर है। अब जैसे ही ये लेंस कहाँ चला गया, वाटर में चला गया, अब इसने अपना नेचर क्या कर दिया, चेंज कर दिया होगा। इसका मतलब ध्यान रखेंगे, इसका मतलब ये हुआ, अगर आप लेंस में का फॉर्मूला देखेंगे तो अगेन ये क्या होता है, n-1 ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता तो ये उसी की तरह बिहेव करता है जैसा इसका नेचर है। अगर माना कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज्यादा होता तो ये पानी के अंदर भी कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करता।
चूंकि इसका रिफ्रैक्टिवनेस कम आ गया, अगर आप कैलकुलेशन से देखेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। इसलिए निगेटिव किसकी वैल्यू आती है, कॉनकेव लेंस की वैल्यू आती है। इट मींस जो लेंस है या जिस मटेरियल का लेंस बना है उसका रिफ्रैक्टिवनेस क्या है, वाटर से कम है और एयर से ज्यादा है, क्योंकि एयर में तो एज इट इज वैसे बिहेव कर रहा है, इसलिए इसका नेचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेंस से क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा, इसलिए इसने अपने नेचर क्या किया है, चेंज किया है। तो आपका आंसर जो रहेगा वो कौन सा हो जाएगा, देखो ग्रेटर देन एयर एंड लेसर देन दी वाटर, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, टू थिन कॉन्वेक्स लेंस, अच्छा क्वेश्चन है, आपने आज तक पढ़ा होगा कि दोनों को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखा गया है, लेकिन यहाँ पे बोला है 4 सेंटीमीटर का गैप है। देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है, अगेन एक दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन इनके बीच का जो सेपरेशन इस समय वो है 4 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है कॉम्बिनेशन का बताओ कि कॉम्बिनेशन कितना रहा होगा। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर, इसकी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं यदि आपको फोकल लेंथ निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन f1 f2। ध्यान रखेंगे यदि दोनों के बीच का कुछ सेपरेशन दे रखा तब आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 1/f1 का मतलब क्या होगा, 1/4 प्लस 1/8 माइनस 4/4 इंटू 8। तो देखो 4 से 4 कट जाएगा, देखो 1/8 से 1/8 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 1/f बराबर क्या आ जाएगा, 1/4। तो f बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि जो रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन f1 f2। अगर दोनों का कॉन्टेक्ट एक दूसरे के साथ है तो d क्या हो जाएगा, 0। तो उसके इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, जो आपने आज तक पढ़ते आ रहे हैं, कौन सा, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अगर पावर की बात करेंगे तो पावर क्या लिखेंगे, P बराबर P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। यदि पावर दे रखे तो अब आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। देखो इसमें कई बच्चे गलती कर सकते हैं, वो समझते हैं ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आई बॉल और लॉन्ग साइटेड आई कैन सी ओनली। बोला गया लॉन्ग साइटेड आई कैन, कौन सा ऑप्शन इसमें से क्या हो सकता है, बेस्ट हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब आपका अगर आपका आई बॉल छोटा हो गया है तो रेटिना इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स दी आपका आई लेंस की तरफ। अब देखो जहां देखो अगर नॉर्मल हेल्दी आई होती तो जो लाइट आ रही हो कहां होती है, रेटिना पे फोकस हो जाती है, तो आपको अपनी इमेज अच्छे से, किसी ऑब्जेक्ट को देखना होगा तो आप अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो रेटिना थोड़ा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो आपकी जो लाइट रे कन्वर्ज होंगी वो बियॉन्ड द रेटिना कन्वर्ज हो जाएंगी, वो बियॉन्ड द रेटिना क्या हो जाते हैं, कन्वर्ज हो जाते हैं। तो हम इन्हों का पहले ही कन्वर्ज कराना है तो हमें थोड़ा पावर बढ़ानी पड़ेगी। देखो अगर कोई बियॉन्ड द रेटिना हो रहा है, देखो जैसे ऐसा सपोज ऐसी हो रही लाइट रे कन्वर्ट, हम चाहते हैं यहाँ पे कन्वर्ज हो, तो हमें इसकी पावर बढ़ानी पड़ेगी। और पावर बढ़ाने के लिए क्योंकि आई लेंस का नेचर क्या होता है, कॉन्वेक्स, तो हमें एक कॉन्वेक्स लेंस और लगाना पड़ेगा ताकि पावर और बढ़ जाए। तो पावर और बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरी बात, फर्दर ऑब्जेक्ट विच इज करेक्टेड बाय द यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। तो दूर की चीज देखने में क्या होगी, दिक्कत होगी, जिसको सही करने किससे किया जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस से सही किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ शॉर्ट साइटेड पर्सन कैनॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 4 मीटर फ्रॉम हिम क्लियरली। सपोज करो ये कोई शॉर्ट साइटेड पर्सन है, इसको यहाँ के बाद, ये डिस्टेंस है 4 मीटर, यहाँ के बाद अगर आप बियॉन्ड जाते हैं, ये इस पॉइंट के बाद अगर आप उधर जाते हैं तो ऑब्जेक्ट उसको क्लियरली दिखाई नहीं देता। आपसे बोला गया व्हाट इज द पावर ऑफ ग्लासेस टू यूज टू दो मे बी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। ऐसा बोला गया कि हम उसको कौन से लेंस का चश्मा इस्तेमाल कराएं या उसकी पावर कितनी होनी चाहिए ताकि वो दूर की चीज को भी अच्छे से देख सके। तो हम चाहेंगे सर कि उसको एक ऐसा चश्मा पहना जाए जो दूर का ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बना दे, यहाँ बना दे। यानी कि सर उसको ऑब्जेक्ट कहाँ तक का देखना, इन्फिनिटी तक का। क्लियर है, तो यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अब सर उसको इमेज कहाँ देखनी है, 4 मीटर तक, क्योंकि उसको 4 मीटर के बाद दिखाई नहीं देता, तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अब अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इक्वल टू, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड बनेगा तो क्या होगा, -1/4, और ये क्या होगा, -1/इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो आप देखेंगे 1/f इक्वल टू -1/4, -1/4। ध्यान रखें, तो -1/4 का मतलब कितना हुआ, 0.25 है ना। आप देखेंगे और पावर क्या रहेगी, निगेटिव में। तो आंसर कौन सा सही होगा,
ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। -0.25 डायोप्टर आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर से सुने, अगर उसको 4 मीटर तक देखना है, यानी कि उसको यहाँ की ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनानी, 4 मीटर से पहले ही बनानी है, तो हमारे लिए वी इमेज यहाँ बनानी है, तो वी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 4 मीटर। ऑब्जेक्ट सपोज आपने इन्फिनिटी पे रखा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है, यू की इन्फिनिटी, इसलिए हमने यू क्या रखा, इन्फिनिटी रखा, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, -0.25 डायोप्टर। क्लियर। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन ग्लास। देखो ये जानबूझ के बड़ा फ्रेम किया गया है, कई बच्चे टाइम ले सकते इसमें। बोला गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इतनी है। आपसे बोला गया कि कोई लिक्विड है जहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है, 2.6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। आपसे पूछा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, तो हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, C/V। अब लिक्विड का पूछा तो सीधा आप लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रखना है आपको निकालना, तो आप रखेंगे n = C की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और V उस मीडियम में दे रखा कितना, 2.6 × 10⁸। क्लियर। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप देखेंगे कितना होगा, 30/26, ऐसा लिख सकते हैं। कितना होगा, 15/13, तो क्या होगा, 13 × 1 = 13, 2 बचेगा, अगेन 13 × 1 = 13। यानी कि ऐसी कौन सी वैल्यू जो 1.1 के नजदीक है। अब कई बच्चे जल्दीबाजी में 1.5 कर सकते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 1.2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक लाइट है मोनोक्रोमेटिक मतलब जिसका कलर क्या है, सिंगल कलर है, उसकी वेवलेंथ है 42 एंगस्ट्रॉम, यानी कि आपको λ1 कितना दे रखा, 42 एंगस्ट्रॉम दे रखा है इन एयर। अब बोला गया वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, इट्स वेवलेंथ इन वाटर विल बी। अब बोला गया कि वाटर में बताना λ2 आपको फाइंड आउट करना है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा, 4/3, और एयर का कितना है सर, एयर का ऑलवेज कितना होता है, 1। तो हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में इनवर्सली रिलेशन होता है, ध्यान रखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में क्या होगा, इनवर्सली रिलेशन। चूंकि v बराबर f लैम्डा होता है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1/v। तो हम ऐसा लिख सकते हैं n1/n2 = λ2/λ1। n1 की वैल्यू 1 है सर, n2 की वैल्यू कितनी है, 4/3, तो हम लिखेंगे 4/3। λ2 आपको निकालना, तो यहाँ रख दीजिए, और λ1 की वैल्यू कितनी है, 4200 एंगस्ट्रॉम। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 4200 एंगस्ट्रॉम × 3/4 बराबर यही हो जाएगा आपका λ2। अब आप अगर इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान रखेंगे, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको अप्रोक्स आंसर मिलेगा 3150 एंगस्ट्रॉम आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि सर सेकंड मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज्यादा, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ, देखो ये आपका क्रिटिकल एंगल से क्वेश्चन दिया गया है, v मीटर पर सेकेंड इंसिडेंट एट एंगल ऑफ 45 डिग्री ऑन द ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, द वेलोसिटी ऑफ द बीम लाइट इनसाइड द स्लैब। आप सुने ध्यान से, यदि आपको इनसाइड द स्लैब पूछा तो अगेन फिर से क्या लगाएंगे सर, हमने बोला था n1/n2 बराबर क्या होगा, v2/v1। ध्यान रखेंगे क्योंकि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी के साथ क्या रखता है, इनवर्सली रिलेशन रखता है। तो n1 कितना दे रखा है आपको, ट्रेवल वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट एट एंगल ऑफ ऑन द ग्लास स्लैब ऑफ, तो n1 हम मान लेंगे 1, और ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा, 3/2, 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, इक्वल टू v2 हमें चाहिए, और v1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, v दे रखी है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v × 2/3, यानी कि 2v/3 आपका आंसर हो जाएगा। फिर से सुने, जब आपको पहले मीडियम के बारे में कुछ ना बोला जाए, आपको अज्यूम करना है एयर होगी। अब कोई लाइट एयर से किस में जा रही है, ग्लास में जा रही है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। ये जानबूझ के लिए कंफ्यूजन के लिए दे रखा है आपको 45 डिग्री, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2v/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब लिखा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, एक वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या 4/3 है, एंड दैट ऑफ ग्लास इज 5/3, और ग्लास का कितना 5/3। द क्रिटिकल एंगल ऑफ रे इंटरिंग वाटर फ्रॉम द ग्लास। अब देखो क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या, लाइट रे सबसे पहले तो कहाँ जानी चाहिए, डेंसर से रियर में जानी चाहिए, इस तरीके से। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो ग्लास से कहाँ जा रही है लाइट रे, वाटर में जा रही है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या 5/3, और इसका क्या हो जाएगा 4/3। अगेन जब आप फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, स्नेल लॉ, तो क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इंटू साइन, अगर क्रिटिकल एंगल है तो लिखेंगे साइन आई से, बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इंटू साइन आर, जिस मीडियम में लाइट गई। अब एन जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5/3, इंटू में क्या है साइन आई सी, एन डब्ल्यू कितना दे रखा 4/3, और साइन आर का मतलब क्या हुआ, इस समय क्या बना होगा,
क्रिटिकल एंगल है तो यहाँ पे क्या बना होगा 90 डिग्री बना होगा। रिफ्रैक्शन एंगल क्रिटिकल एंगल किसमें कितना होता है 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो 3 से 3 कट जाएगा, इट मीन्स जो आपका साइन IC है वो आ जाएगा 4/5। तो IC बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, साइन इनवर्स 4/5। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा सही है, तो आपका ए ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे ऑप्टिक्स के 15 क्वेश्चन। दूसरे पार्ट में हम और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाएंगे। आप लोगों को सीरीज पसंद आ रही होगी, यदि आपको ठीक लगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। जय हिंद।